अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान फाइट्स बैक में एक बार फिर वेलकम। मैं हूँ फ़हद हुसैन। अभी आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उससे ये बिल्कुल साबित हो गया है कि पाकिस्तान का जो इरादा है, जो अब तक लग रहा है वो ये है कि रिस्पॉन्स भारत को मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने से पहले DGISPR ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुकम्मल हिसाब जो है वो लिया जाएगा। उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कौम से ख़िताब किया और उसमें भी ये काफ़ी हद तक ये वाज़ेह हो रहा था कि अब ये इम्कान नहीं है कि हम अब ये कहेंगे कि जो कुछ होना था वो हो गया और अब मामलात को यहीं पे रोक दिया जाए। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन जाहिर बात है जब भी ये रिस्पॉन्स आएगा तो उससे पहले यानी कोई इम्कान नहीं है कि वो किसी को बताया जाएगा। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, रिपोर्ट भी हो रहा है कि भारत में अब जो है बहुत हद तक ये एक पैनिक कह लें या एक एंग्जाइटी कह लें वो नज़र आनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान का हदफ कौन होगा, किन निशानों पे जो है वो हमला किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। तो काफ़ी वहाँ पे भगदड़ मची हुई है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आज हमारे पास बड़े खुसूसी मेहमान हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, पाकिस्तान क्या कर सकता है। एक तो ये भी बहुत हद तक अब क्लियर होता जा रहा है कि जो भारत एक्नॉलेज करने से इनकारी है कि उनके 5 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए हैं, खुसूसन 3 रफ़ेल, एक Su-30 और एक MiG-29, उसके अलावा ड्रोन भी हैं वो गिराए गए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी एविडेंस सामने आती जा रही है और आज नहीं तो कल भारत को ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसके 5 मेजर जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं। अब उसमें एक जो ख़बर ताज़ी आई है वो ये, और वो CNN में शाया हुई है, छपी है, और उसमें एक फ्रेंच एक्सपर्ट हैं, उन्होंने CNN से बात करते हुए ये कंफर्म किया है कि उनके पास जो कुछ उन्होंने देखा है, ये जो इमेजेस आ रहे हैं मकबूजा कश्मीर से जहाँ पे ये जहाज़ गिरे हैं, जो हमने मार गिराए हैं, तो उसका जो डेबरी है उसको देखकर ये जो फ्रेंच एक्सपर्ट हैं उन्होंने कंक्लूड किया है कि ये बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान ने जो है भारतीय जो रफ़ेल हैं वो गिराए। अब ये रफ़ेल जहाज़ जो है ये फ्रेंच मेड है। जो फ्रांस की एयरफोर्स है उसका भी ये सबसे मेन जहाज़ है और दुनिया में इसकी बड़ी रेपुटेशन है। कहा जाता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ये जहाज़ है और इसमें कोई शक नहीं कि ये है। लेकिन भारत क्योंकि ये मान नहीं रही कि ये जहाज़ गिराए गए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पहले उसके वीडियोज़ आनी शुरू हुई और उसके बाद अब और ज़्यादा एविडेंस सामने आता जा रहा है, जिसमें लेटेस्ट ये एक फ्रेंच एक्सपर्ट का है। उससे पहले जो है वो भारतीय मीडिया भी इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि कम से कम 3 जहाज़ तो गिरे हैं। बाद में प्रेशर में उनको वो जो ख़बर थी उसको अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये रिपोर्ट कर चुका है, अल जज़ीरा भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ये मालूम हो रहा है कि जहाज़ गिरे हैं। 3 जहाज़ों का तो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो है वो अब एविडेंस सामने आ रहा है। बाकी 2 जो रह गए थे मेरे ख्याल में बहुत जल्द उनका भी आ जाएगा। नाउ द बिगर क्वेश्चन टुडे इस वक्त यही है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। मैं अज्यूम ये बात इस अजम्पशन पे कर रहा हूँ कि कुछ ना करने वाला जो ऑप्शन है वो नो ऑप्शन है। तो अगर कुछ करना है वो क्या करना है, ये एक ऐसी डिस्कशन है जिस पे थोड़ा सा बारीकी में जाके हमें इस पे तज्जिया करना होगा। इसीलिए आज मैंने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है इस वक्त जिन्होंने तकरीबन 40 साल जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे हैं, फाइटर पायलट रहे हैं और वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड जो है वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स उनको माना जाता है। एयर मार्शल के ओहदे से रिटायर हुए हैं और इन तमाम मामलों को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। मैं खुशामदीद कहूँगा इस ट्रांसमिशन में एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद को। जी एयर मार्शल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हद, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए एयर मार्शल आमिर कि अब ये कम से कम मुझे तो ये लग रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ आर चूजिंग। अब रिस्पॉन्स जो है, जाहिर बात है अगर हम एयर रिस्पॉन्स करेंगे तो
इसकी जो है वो बहुत हद तक तैयारी भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है। ये तो नहीं है कि ये अगले पिछले 24 घंटे में ही ट्रेनिंग शुरू हुई है। आपके ख्याल में, गिवन योर एक्सपीरियंस, हम किस तरह के ऑप्शंस पे गौर कर रहे होंगे इस वक्त टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पॉन्स इज नाउ अ कंपल्शन। मेरे अपनी नज़र में एक इंडिपेंडेंट राय के तौर पे मैं ये समझता जी। हूँ कि जिस तरह पुलवामा में जब हुआ था और हमारा एक रिस्पॉन्स जो आया, और उसका इंडियन एयरफोर्स को बड़ी अच्छी तरह से इल्म था कि पाकिस्तान एयरफोर्स विल रिस्पॉन्ड। अब ये कि उनको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि अरे ये जो है एक स्ट्राइक कर देंगे या एक कैंपेन हमारे अगेंस्ट करेंगे, तो वो शायद मे बी इट्स अ सरप्राइज फॉर देम, बट दिस इज हाउ इट इज़ कि आप कोशिश यही करते हैं कि डिसेप्शन वाला एलिमेंट ज़रूर इसमें शामिल हो। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने एज अ डिफेंसिव मेजर जिस तरह से एक्शन किया और जो एक्सपोज हुई इंडियन एयरफोर्स, उससे ये अंदाज़ा होता है कि वो जो एक इन्होंने एक तिलिस्म बनाया हुआ था राफेल वाला, वो तो टूट गया। और उसका हमें अंदाज़ा भी था। आप ही के उसमें मैंने पहले ही ज़िक्र किया था कि सिर्फ मशीन के आने से काम नहीं होता, ट्रेनिंग और उसकी इंटीग्रेशन आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिनके बाद फिर उसकी सही एम्प्लॉयमेंट होती है। तो वो चीज़ें हमें मिसिंग नज़र आई। और अनफॉर्चुनेटली एंड स्पेशली फॉर्चुनेटली फॉर अस कि मोदी ने अपनी एयरफोर्स को जितना एक्सपोज किया है, पुलवामा में शायद इतना नहीं एक्सपोज किया था जितना इस दफ़ा कर दिया इन्होंने। तो ये एक चीज़ हमें बहुत क्लियरली नज़र आई है इन द इनिशियल आवर्स ऑफ द जो बैटल हुई शुरू की। और उसमें इट वाज मोर ऑफ अ डिफेंस। वी वर जो हमारे कॉम्बैट एयर पेट्रोल में होते हैं जहाज, दे वर वेटिंग फॉर सच ऑफ इवेंचुअलिटी, बट उन्हें क्योंकि ये देखें फहद, ये आपके नाजरीन को भी पता होना चाहिए कि जो डायमेंशंस हैं बैटल की वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं 100 किलोमीटर की, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की। ना सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स की, बल्कि जो एयर हवा से जो ग्राउंड पे भी मारे जाते हैं, जो उन्होंने इस आजमाए भी। जी। अभी तक जितनी भी होती थी ये चीज़, यस पुलवामा में भी किसी हद तक हमें नज़र आई, लेकिन अब जो बैटल है वो पहले ये होता था कि आप अगर अपनी सरहद के अंदर हैं 15 किलोमीटर के करीब, 20 किलोमीटर, तो उसको एक बड़ा सेफ डिस्टेंस समझा जाता था और वो फ्लाइंग ऑलमोस्ट होती रहती है। एयरलाइन की भी फ्लाइंग होती है, आपके फाइटर्स की भी होती है, आपके सर्वेलेंस जहाज़ों की भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी, और तरह तरह के जहाज़ हर तरह के, ये बिकॉज दिस इज अ नॉर्म विच इज़ ऑलवेज देयर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मगर अब चूंकि ये एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान की, कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं एंड बोथ हैव गॉट वेरी पावरफुल आर्म फोर्सेस एंड स्पेशली एयर फोर्सेस, कि जिनकी रेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब हमें ये दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस बॉर्डर से सेफ होना चाहिए। और रादर अब हम किसी भी डिस्टेंस को सेफ नहीं ले सकते। जो अब सिचुएशन सामने आई है इस हमले के बाद से, कि एक मुल्क जो है अपने एरिए में ही रहते हुए 30-30, 40-40 किलोमीटर वो हदफ बना रहा है हमारे टारगेट्स को, जो कि 100 किलोमीटर अंदर हैं। जी। इस तरह बावला और इसी तरह मुरीद के जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको अब हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, और एक एक डिफरेंट किस्म की एक आप कहें ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन चुके होंगे, और मगर उसमें एलिमेंट ऑफ फियर थ्रू आउट रहेगा। बिकॉज ये किस नोशन पे ये जंग या ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। अगर आपको याद हो कि इंडिया ने कारगिल में अटलांटिक मार दिया था हमारा, जो जी। कि निहत्था जहाज था, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि उनके वो जहाज गिरे थे और उन्होंने स्कोर सेटल करना था, तो उन्होंने उसको मार गिराया, और फिर उसने अपनी एक किस्म की मैसेजिंग की अपने लोगों को, जो कि काफी तड़प रहे थे जब से उनके दो जहाज गिरे थे। सो वो एक डेंजरस प्रपोजिशन हो जाती है जिस तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी देखें तो ना इसको मार्शल, अब मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें अब ये देखें ना, जो आपने कहा कि बिल्कुल बात सही है कि अब ये एक न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर हमें नज़र आ रहा है कि अपनी टेरिटरी में रहते हुए काफ़ी अंदर जो है वो आप
अगले हमसाए के टारगेट्स को डीप 80-80 100-100 किलोमीटर अंदर जो है वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ताली तो दो हाथ से बचती है ना, अगर उन्होंने किया है तो हमारे पास भी वही एडवांटेज है। सिर्फ ये है कि रोल्स रिवर्स होंगे। तो अगर हमने रिस्पॉन्ड करना है, अभी आज बल्कि डिस्कशन हो रही थी कि उनका राफेल जो है जिस पर मिटियोर लगा हुआ है उसका भी जितना रेंज है, हमारे पास जो J-10C है उसमें हमने जो ये चाइनीज़ PL-15 है ये मिसाइल लगाए हुए हैं, और कहा जा रहा है कि इसी से हमने जो है इनके जहाज़ जो हैं वो गिराए हैं। तो हमारे पास अब क्योंकि भी एवरीबडी नोज़ कि हमने रिस्पॉन्ड करना है, बशमूल इंडिया, उन्होंने जितनी उनकी तैयारी कर सकते हैं, जो उनके डिफेंसेस हैं, हर चीज़ उन्होंने अलर्ट पे रखी होगी, जितने उनके पास एयरक्राफ्ट हैं उनको उन्होंने हवा में रखा होगा। तो हमारे पास अब इस सारे सिनेरियो को देखते हुए किस तरह के ऑप्शंस हैं कि हम कामयाबी से जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकें? जी फहद, हमारे पास देखें ऑप्शंस हमारे पास बहुत है। जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी इस वक्त स्टैंडिंग है, और जिस जगह पे हम आप कह लें कि ट्रेनिंग के लिहाज से भी और अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आई वुड से अनलिमिटेड हैं। इट इज़ अप टू अस कि वी गो फ्रॉम विच साइड एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्या डिसेप्शन हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अब आप देखें कि जो इन्होंने पानी के मसले को वेपनाइज किया, और ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने हमें हिट भी किया, और इस ट्रीटी को भी एक किस्म का नल एंड वॉइड कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को। तो मतलब जो अभी इन्होंने इधर पाकिस्तान के एहदाफ में, उनमें वो चश्मा झेलम लिंक कनाल का वो जो उनका था, उसके ऊपर भी इन्होंने टारगेट किया। तो आप ये देखें कि ये एक ऑप्शन है हमारे पास, और ये गॉड गिफ्टेड ऑप्शन है कि हमारे जिस तरह ये हमें वाटर की और फूड की सिक्योरिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं बाय कि वाटर का जो रिजर्वॉयर्स वगैरह क्रिएट करके और उसे बंद करना चाह रहे हैं, और इन्होंने बड़ा खुला खुला इस चीज़ को कह भी दिया है, और ट्रीटी को भी नल एंड वॉइड कर दिए। तो जो डैम्स ये बना चुके हैं जी, ब्यास पे, सतलुज पे, चिनाब पे, वी कैन टारगेट देम वेरी क्लियरली। वो ये सारे एहदाफ हमारे मतलब रीच में हैं, और इनको हम बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं जो बहुत वल्नरेबल हैं, जिसको हम काइनेटिक नॉन काइनेटिक दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सिमिलरली इनके जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, इनके सेंसिटिव टारगेट्स हैं, जिधर ये इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिन जिन एरिया में, और वो आप भी जानते हैं। सो मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के रीच से बाहर हो, और ये उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिस तरह इन्होंने अपनी एयरफोर्स को एक्सपोज किया है, और शायद आपने अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू भी सुना हो जिसमें इनका वो अपना एनालिस्ट, उसने बड़ा क्लियरली बताया कि जी एक जहाँ पे ये बात कर रहे थे टू फ्रंट वॉर की, अभी इनके पास इतने स्क्वाड्रन्स नहीं है कि वन फ्रंट वॉर लड़ सकें। 45 स्क्वाड्रन्स का ये रखते हैं टारगेट, और 31 स्क्वाड्रन जो मुश्किल से बनते हैं, उसमें से 4 स्क्वाड्रन या 5 स्क्वाड्रन MiG-21 और जैगुआर के हैं, जो कि इस वक्त कॉम्बैट में जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जो Su-30s और MiG-29s हैं रशियन, उनकी जो सर्विसेबिलिटी है 50% से भी कम है। पायलट ट्रेनिंग का एक बहुत सीरियस इशू है, पायलट और कॉकपिट रेशो का बहुत सीरियस इशू है। तो रहस्य है कि इनके पास जो राफेल रह जाता था, जिसके ऊपर इन्होंने सब कुछ बेस किया हुआ था, और जिसको एक बहुत अपनी ताकत ये समझते थे, और बार बार इनके पिछले चीफ ने भी जो कहा कि भाई अगर हमारे पास राफेल होते पुलवामा में तो हम पाकिस्तान को एक डिफरेंट ना सिर्फ हराते बल्कि उनको एक अच्छे तरीके से बदला भी देते उनका। तो उसको भी हमने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया ऑन डे 1 एंड फर्स्ट आवर ऑफ द बैटल। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन जिस तरह आप बात सुन ही रहे थे कि इस वक्त जो की क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा रिस्पांस किस शेप में होगा। और आपने देखा कि जो भी जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आज सारे दिन जितने भी जो फैसला साज मीडिया पे आते रहे और जो कुछ बयानात हम सुनते रहे, उससे ये बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान के का जो रिज़ॉल्व है वो स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की तैयारी जो है वो मुकम्मल है। अब सिर्फ टाइम की चॉइस करनी है, जगह की चॉइस करनी है, और ये फैसला करना है कि किस शिद्दत से जो है वो जवाब देना है।
मेरे ख्याल में भारत को भी ये पता चल चुका है, तो और वो जो भी तैयारी कर सकते हैं वो कर रहे होंगे। सो उस जब ये हमारी तरफ से जब ये जवाब जाएगा तो देन द बिगर इशू वुड बी कि क्या पहले राउंड के बाद ये मामला ठंडा पड़ेगा या फिर एस्केलेशन के कुछ इम्कान हैं। ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से अगले चंद घंटों में मामला जो हैं वो शायद आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने शुरू हो जाए। विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे तो जो ये बहुत ही अहम गुफ्तगू आज हमारी चल रही है इसको आगे बढ़ाएंगे दूसरे वजह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। लेकिन ये जो आपने कहा कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक जितने भी टारगेट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के निशाने पर हो सकते हैं और हम जहाँ पे चूज़ करें उन टारगेट्स पे लॉक कर कर एंड वी कैन टेक दम आउट। क्या इसमें फिर ये जो एक फैक्टर है कि जी हमने, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पेस में ही, अपनी एयर स्पेस में रह के ही जो है ये तमाम तर कार्रवाई की है, तो हमारे ऊपर ये कंपल्शन है तो नहीं? मतलब हम अगर चाहें तो हम क्रॉस भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ ओपन नाउ। लेकिन आप अपने तजर्बे की रोशनी में क्या कहते हैं कि हमारा जो भी रिस्पॉन्स होगा वो कितना कैलिब्रेटेड होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बार बार जो बयान आए हैं उसमें ये कहा गया है, उस दिन आर्मी चीफ का भी बयान आया था कि हमारा रिस्पॉन्स होगा नॉच अप रिस्पॉन्स होगा। तो अब क्योंकि हमें समझ आ गई कि उन्होंने क्या किया है, हमारी सिटीज़ को टारगेट किया है, डीप इनसाइड आवर टेरिटरी, नहते जो है वो बच्चों को, ख़वातीन को जो है वो शहीद किया है, और तो इसको सामने रखते हुए हमारी तरफ से नॉच अप रिस्पॉन्स क्या शक्ल होगी उसकी? मेरे ख्याल में हम इसे नॉच अप कहें या कुछ प्रो को प्लस कहें, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इस मैडनेस को ख़त्म करें। दूसरा हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी डेटरेंस को, जो कन्वेंशन है, उसको कायम रखें और उसको रीस्टैब्लिश करें। और तीसरा, एक ऐसी पेन एंड पनिशमेंट दें कि आइंदा ये जो एक बार बार की जो इन्होंने एक मजाक सा बनाया हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। आप हर दफ़ा देख लें, जब से ये शुरू हुआ है मामला, जिन जिन मौक़ों पे उड़ी, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई, पठानकोट, हमेशा ये लोग आके हमें थ्रेट करते रहे। ये पुलवामा का वाक़या था जिसमें इन्होंने पहली दफ़ा एक ऐसा वेपन इस्तेमाल किया क्रॉस द बॉर्डर, which was a clear signal of the violation of the territorial integrity, aerial violation। और उस चीज़ को हम, चाहे वो कव्वा मारा या कुछ भी, या चाहे वो एलओसी पे आए या वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पे आए, एक सिंपल वायलेशन है जिस विच इज अनएक्सेप्टेबल, एंड स्पेशली फॉर अ न्यूक्लियर स्टेट इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। और उसको हमने एक कैलिब्रेटेड तरीके से किया ताकि एक जिम्मेदार मुल्क की तरह, जिम्मेदार आर्म फोर्सेस की तरह हम बड़े डिसिप्लिन के साथ गए और उनके एयरक्राफ्ट को जो निकालना था हम, और उससे ज़्यादा हमने नहीं मारा, जबकि मारा जा सकता था, जस्ट बिकॉज कि हम एस्केलेशन कंट्रोल करें। लेकिन फहद, आई वुड लाइक टू से कि एस्केलेशन कंट्रोल करना हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिस्पॉन्सिबल होना सिर्फ हमने ही इस बात का एक किस्म का ठेका नहीं लिया हो। तो ये इनको ये बताने की जरूरत है, बिकॉज इनका माइंडसेट ऐसा है। ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक्सेस ऑफ इवल जो है, अमित शाह, अजीत डोवल, मोदी का, ये बेस ही इनका नैरेटिव सिर्फ इस पे है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। उसी पे ये इलेक्शंस जीतते हैं, उसी पे इनकी पॉपुलैरिटी जो है बेस करती है, और उसी पे ये इस तरह के इमेच्योर किस्म के एक्शंस लेते हैं, जिससे मेरा ख्याल में शायद इनकी आर्म फोर्सेस भी इन सिंक नहीं है। उनको भी एक अक्सर औकात ये एक फीलिंग आती है, मुझे ज़ाती तौर पे, बीइंग माई सेल्फ एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ये थोड़ा बहुत जितना स्टडी किया है, कि दे आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। क्योंकि आप देखें ना, एयरफोर्स को उसने इस तरह से एक्सपोज कर दिया पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, कि लोग उनका मजाक उड़ाने लग पड़े। और हमें बड़ी एक तसल्ली सी होती है। हम तो मतलब पर्सनली, मतलब आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट एनी ऑफ द एयरफोर्स जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं और किसी भी जगह से, और बट आई कैन इमेजिन देयर फीलिंग्स कि उनको अभी तक राफेल पे उस तरह का कॉन्फिडेंस ही नहीं आया था, उस तरह की ट्रेनिंग ही आपने नहीं दी, उस तरह की इंटीग्रेशन नहीं कर सके आप बाकी सिस्टम्स के साथ,
कि उसका सोर्स कोड नहीं तो दे रहा ये फ्रांस तो ये के जो वो मैं S400 के साथ एक्चुअली इंटीग्रेट हो। हाँ एग्जैक्टली थोड़ा सा ये जो भी हम बात करें टारगेट्स की, मैं मज़ीद थोड़ा बात करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अभी आपने ये जिक्र किया कि जिस तरीके से उनकी एयरफोर्स को एक्सपोज कर दिया है, पहले जो है वो पुलवामा के बाद बालाकोट पे के रिस्पॉन्स में हुआ, अब इस बार तो 5 एयरक्राफ्ट गिर गए हैं। ये जो आज जो कुछ हुआ है कि 1 घंटे के अंदर अंदर वो हमला कर रहे हैं, उनके जहाज़ हमारे जहाज़ों को आउट नंबर कर रहे हैं, और वो हमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ के ज़रिए जो है वो उनकी एडवांटेज उठा रहे हैं, उसके बावजूद 3 राफेल गिरना, 1 Su-30 गिरना, 1 MiG-29 गिरना, एक एयरफोर्स के लिए एयर मार्शल आमिर मसूद, ये कितना बड़ा शॉक टू द सिस्टम है। यानी इसकी जो शॉक वेव्स हैं वो क्या इम्पैक्ट देंगी इंडियन एयरफोर्स को, यानी इसके बाद इंडियन एयर चीफ की क्या वक़्त रह गई फिर? देखिए, ये शॉक वेव मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। इनकी बुनियादें हिल गई हैं, जो जिस तरह से इनके ये जहाज़ गिरे हैं। हाँ। और जो थोड़ा बहुत मोराल अगर था भी बिकॉज़ ऑफ दैट, वो बिल्कुल शैटर हो गए। और मैं देखें, इन्होंने जहाज़ न्यूमेरिकली हमेशा से ज़्यादा ही लेकर आते हैं और इस दफ़ा भी ये लेकर आए। और मसला वही है जिसका मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया था कि अगर 70-80 जहाज़ ये ले आते हैं, इट इज़ नॉट ईज़ी टू कंट्रोल दैट एयर स्पेस। और अगर हमारी तरफ से कोई 30-40 जहाज़ होता है, तो आप देखें कि 100 सवा 100 जहाज़ एक एयर स्पेस में है, कन्फाइंड एयर स्पेस में से एक डिस्टेंस टोटल आप ले लें कि 150-200 नॉटिकल माइल का वो लेंथ है, या जो हमारी विड्थ बनती है, उसमें आप डाल दें कोई 150-100 जहाज़, और उसमें कुछ यूएवीज भी हों, और इस तरह के जो है सर्विलेंस वाले जहाज़ भी हों, और ईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट हों, वो अलहदा हों, जो कि हर पैकेज का हिस्सा होते हैं कैंपेन प्लानिंग का। तो अनफॉर्चुनेटली इनकी कैंपेन प्लानिंग बहुत मजबूत नहीं रही कभी भी। उसकी वजह यही है कि इनके जो जितने सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुए हुए। रशियन सिस्टम है, इनके पास अमेरिकन सिस्टम्स हैं, जो इनके ट्रांसपोर्ट जहाज हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इस्तेमाल हुए इसमें, और तीसरा इनके पास फ्रेंच सिस्टम है। और फ्रेंच सिस्टम पे इनकी इतनी अभी महारत नहीं थी, उसका डाटा लिंक जो था बाकियों के साथ इन सिंक नहीं था, और पायलट्स की वो ट्रेनिंग नहीं थी जो एक होनी चाहिए जब आप इस तरह का मिशन दे रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिमांडिंग मिशन, और उस एयर स्पेस के अंदर रहते हुए। और मुझे अंदेशा है, जो कि शायद अभी तक इसको हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि कई कुछ लोगों की ये राय है कि जो जहाज गिरे हैं वो 6 गिरे हैं। एक मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, और उसमें एक आधा जैगुआर भी शामिल है। तो अच्छा। वो जो है, हो सकता है दैट मे बी अ फ्रेंडली फायर। जी। उसमें तो ये बड़ी महारत रखते हैं अपने जहाज मारने में। हाँ इन्होंने हाँ। पिछली दफा हेलीकॉप्टर मार दिया, आपको पता है। और देखें, इसमें जिम्मेदारी हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वक्त भी क्लेम नहीं किया, और आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसा कोई जहाज क्लेम नहीं करेगी जो उसने शिकार नहीं किया हुआ, क्योंकि ये अगेन दिस इज वन ऑफ द एथिक्स ऑफ द एयर वॉरियर। और ये हमें सिखाया जाता है कॉम्बैट कमांडर स्कूल में भी, हमारे स्क्वाड्रंस में भी, और इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है कि आप ऐसी शॉट क्लेम ना करें जो आपने नहीं ली हुई, और आप ऐसा शिकार जो आपने नहीं किया हुआ उसको आप कभी भी नहीं क्लेम करते, बिल्कुल। तो चाहे आप इसको मीडिया वॉर कह लें या हाँ, फेक न्यूज के थ्रू आप लेकिन किसी का मोराल बढ़ने जी, की। लेकिन झूठा एंड ऑफ द बयानियां डे, बनाने में तो वो बड़े एक्सपर्ट हो गए। लेकिन ये ठीक है, ये बात हो गई कि वो जो भी छठा है, हो सकता है फ्रेंडली फायर से उनका गिरा हो, बट 5 गिराना, 6 गिराना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये कम होता है कि, और वो भी 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान, और वो भी इतने हाई टेक वेपनरी के साथ, इतना जो है वो इतनी क्लियर डिस्पैरिटी हो, और फिर भी 5 उधर से हम गिरा दें, इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट। लेकिन आई वांट टू कम बैक टू ये जो अब हमारे पास ऑप्शन है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि हम कहीं पे भी जाके जो उनको हिट कर सकते हैं। मैं ये आज पहले भी जब हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी तो मैं ये आर्ग्यू कर रहा था कि हमें जो भी रिस्पॉन्स देना है वो इतना विजिबल होना चाहिए, और वो इतना पब्लिक होना चाहिए, और वो इतना डेफिनेटिव होना चाहिए कि कोई उस पर ये ना कह सके कि नहीं जी इन्होंने ये नहीं किया। क्योंकि डिटरेंट वैल्यू एक्चुअली मार्शल आमिर तभी आएगी जब पूरी भारत की जो आवाम है वो उसको देखे, पूरी दुनिया देखे और एक्नॉलेज करे कि ये टारगेट्स हुए हैं और इस तरीके से हुए हैं। तो ये जो विजिबिलिटी फैक्टर है,
ये कितना इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए जब हम ये रिस्पॉन्स देंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप 5 क्लेम कर लें, 6 क्लेम कर लें, जिसमें हकीकत भी है, ये कोई ना कोई उसको ट्विस्ट दे देंगे और किसी ना किसी तरह से उसे छुपा लेंगे। एक बड़ी मशहूर सेइंग है फाइट और फ्लाइंग में कि देयर इज़ नो किल लाइक अ गन किल। तो गन किल होती है कि जो कॉम्बैट, जब आप क्लोज कॉम्बैट कर रहे हो तो आपके गन्स होती हैं जहाज में लगी हुई, जो मिसाइल्स के अलावा गन्स भी होती हैं। जी। तो वो आप उसको गन्स से शूट करते हैं, जिस तरह एमएम आलम साहब ने ज़्यादा अपने जहाज शूट किए थे। और वो अभी तक उसकी जो सिनी है या उसकी जो पिक्चर है जो पुराने तरीके से जो बनती थी, वो अभी तक मौजूद है। और वो एक खूबसूरत तरीके से नजर आता है कि सामने हंटर्स जो है वो टर्न कर रहे हैं और वो एमएम आलम साहब उसे शूट कर रहे हैं। तो वो एक पूरी पिक्चर उसकी बनती है। तो आज भी मेरी तो ख्वाहिश है कि जी कोई सामने आए राफेल, उसको कोई गन की भी टच दे दे, कोई हमारा J-10 या F-16, ताकि वो पिक्चर जो है वो उससे बेहतर पिक्चर कोई नहीं बन सकेगी मेरा ख्याल। जिस तरह अभी नंदन को हमने मारा, तो उसकी पिक्चर तो नहीं बनी, लेकिन वो पकड़ा गया तो कम से कम एक ट्रॉफी सी हमें मिल गई और हमें पता चल गया कि ये जहाज जो है इसको मारा गया था। क्योंकि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन होते हैं जो इस्तेमाल भी हुए, उनकी ज्यादातर पिक्चर बन नहीं सकती, बिकॉज आप मारते हैं और आप फिर टर्न कर जाते हैं ताकि वो मिसाइल ऑटोनोमसली जाए और जाके राफेल को लगे या किसी और जहाज को लगे। तो उसमें बहुत ज्यादा आप एक जो कहते हैं ना कि मतलब उसको बहुत ज्यादा शोकेस नहीं कर सकते। यस, ग्राउंड टारगेट्स की आप जरूर पिक्चर तो बना ये सकते हैं तो अगर हम ग्राउंड टारगेट्स उनको। कर रहे हैं तो फिर उसमें ये फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, कि हम इस तरीके से टारगेट जी करें कि वो सारों को, सारी दुनिया को नजर आए। जी जी, ग्राउंड टारगेट्स की बिल्कुल पिक्चर बनती है जी। और ग्राउंड टारगेट्स के हम जिस तरह से काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते रहे हैं, और उन सब की जो है वो पिक्चर बनती है, चाहे वो डे अटैक हो चाहे नाइट अटैक हो। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो उसकी एक डिफरेंट कॉनोटेशन है, उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है जो आप ग्राउंड पे करेंगे। लेकिन जब आप एक जहाज को मार रहे हो एयर में और उसकी पिक्चर बने, तो उसकी एक डिफरेंट कॉनोटेशन होती है। उसमें थोड़ा सा एक आपके मोराल वगैरह भी बहुत हाई होता है, पायलट्स का भी और ट्रुप्स का भी, कि आपने सामने एक जहाज को गिराया है। बट यस, आपकी बात ठीक है कि ग्राउंड टारगेट्स की भी आप पिक्चर बना के उसको शोकेस कर सकते हैं। और इस तरह ही की कोई चीज़ हमें करनी पड़ेगी ताकि उनका नैरेटिव जो है, जो कॉन्स्टेंटली उसको फेक तरीके से करते रहते हैं, उसको काउंटर किया जा सके। अच्छा। बिकॉज ये अब जो जिस तरह की वॉर चल रही है और जो फ्यूचर भी वॉर्स होंगी, दे आर मोस्टली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द नैरेटिव्स, info operations, images, ideas, algorithms। ये चीजें होंगी जो चलेंगी फ्यूचर में। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग कि हम दुनिया को क्या दिखाएं और अपनी पब्लिक को क्या दिखाएं ताकि उनको एक सेटिस्फेक्शन हो सके। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हमारी तरफ से मिलते हैं हमें, तो उसका जो है ना पता लगाना कोई बहुत ज्यादा आजकल मुश्किल नहीं है इन दिस सैटेलाइट वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारी इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता है। वो अगर आपके जहाज ने नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट कैप्चर कर रही होगी, या कहीं ना कहीं से किसी कोई बंदा जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा अपने आईफोन से या किसी और मोबाइल सेट से। ठीक। तो वो आपको मिल मिल जरूर जाता है। जाएगी अच्छा, अगर मुझे ये आप। बताएं कि अब इसमें इसमें जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टाइमिंग का। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जब इस तरह का एक सिचुएशन डेवलप हो गई है और हमारे पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन रिस्पॉन्डिंग, तो अब इस इन हालात में फिर टाइम फैक्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? कि यानी आपने अगर एक्शन करना है तो फिर जल्द करना है, उसको आप लंबा नहीं लटका सकते। जी, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल कोई आई मीन दो राय नहीं है। ये कि जल्द करना है या सुबह करना है या रात को करना है, ये इसकी एक मतलब तरीके से इसे देखा जाता है, इसको एनालाइज किया जा सकता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखकर, एनिमी की कैपेबिलिटीज़ को देखकर। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से एक इंडिपेंडेंट राय लें, तो जितनी जल्दी एक्शन होगा उतना ही बेहतर होगा, आपके लिए भी, आपके ट्रुप्स के लिए भी, मोराल के लिए भी, और एक नेशनल रिजॉल्व के लिए भी, कि आप
जो एक्शन करना चाहते हैं वो जितनी जल्दी करें, और उसके दौरान भी जितनी फेरोसिटी आप दिखा सकते हैं और जितनी कोऑर्डिनेशन दिखा सकते हैं और जितने अच्छे कोऑर्डिनेटेड और सिनर्जिस्टिक तरीके से आप तमाम एलिमेंट्स ऑफ एयर पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कंट्रोल ऑफ एयर गेन कर सकते हैं। देखें, इस दफ़ा भी कंट्रोल ऑफ एयर, ठीक है उन्होंने जहाज मारे, लेकिन उस स्पेस में जिस तरह आपने उनकी शूटिंग की तो यू हैड अ गुड कंट्रोल ऑफ द एयर। एंड और सिमिलरली पुलवामा में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर सुपीरियरिटी, एक और नोशन होती है, वो एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, लेकिन कम से कम ठीक। कंट्रोल ऑफ द एयर जो था वो कर लिया वो था। पाकिस्तान एयरफोर्स और के पास है। हाँ, और इस बार भी हमने जी बिल्कुल क्लियरली जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया है। मार्शल आमिर मसूद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये आई थिंक बहुत हद तक अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये क्लियर होता है कि अब वेटिंग गेम है। पाकिस्तान ने ये इशू नहीं है कि पाकिस्तान करेगा कि नहीं करेगा एक रिस्पॉन्स, अब सवाल ये है कि कब करेगा। और जिस तरह के भी आप सुन रहे थे, मार्शल आमिर मसूद कह रहे थे कि इन हालात में जितनी जल्दी एक्शन हो उतना बेहतर होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।